गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का क्यों किया जाता है और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से किसी पार्टिकुलर फैटी एसिड से कितना एटीपी बनता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही यह जो रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन का, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल से पता चलेगा। मैं जो है बहुत सारा वीडियो देख चुका था, फिर भी मेरे को जब मैं पढ़ रहा था उस समय समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि अभी भी स्टडी जारी है, तो जब यह समझ में आया तब जो है मुझे लगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए और अच्छे से आप लोग ताकि समझ सकें। तो यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बीटा ऑक्सीडेशन का सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा और साथ ही हम लोग जानेंगे कि इसका एटीपी कैलकुलेशन का सूत्र भी आप लोगों को बताया जाएगा, जिससे आप 1 मिनट के अंदर ही किसी भी फैटी एसिड का आप लोग क्या कर सकें, एटीपी कैलकुलेशन कर सकें। साथ ही इसका नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जिसको आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में जानते हैं। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का क्यों किया जाता है, क्योंकि फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होता है, जिससे बहुत सारे एटीपी जनरेट होते हैं, एनर्जी मोलिकुल्स जनरेट होते हैं, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस लोकेशन कहाँ होता है? लोकेशन यह जो है साइटोसोल टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लेकिन किसका मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। देखो, साइटोसोल में जो है जो फैटी एसिड है इसका एक्टिवेशन होता है, लेकिन मुख्य रूप से बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है यह जो है किसके? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यह आप लोगों को याद करना है कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो इससे एटीपी जनरेट होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कितने एटीपी बनेंगे और इसका प्रोसेस को एक एक करके जो है डिटेल से जानते जाते हैं। तो देखो, फैटी एसिड जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली है उसको फैटी एसिड ऐसी ही पार नहीं हो पाती है, क्योंकि जो फैटी एसिड है प्रारंभिक दौर पे इनएक्टिव होती है। जैसे हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये फैटी एसिड ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ये फैटी एसिड है, यह फैटी एसिड प्रारंभिक दौर में क्या होती है? इनएक्टिव होती है। क्या होती है बच्चों? इनएक्टिव। ठीक है, ये कहाँ है फैटी एसिड? साइटोसोल में है, साइटोसोल। ठीक है, जैसे कि यह सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं जब सेल ऑर्गेनेल हो, लेकिन या साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है या साइटोसोल। ठीक है, तो साइटोसोल जब सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहते हैं तब बोला जाता है। यहाँ साइटोसोल के जगह आप लोग लिख लेना साइटोप्लाज्म बोलना ज्यादा उचित रहेगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो यह साइटोप्लाज्म में है, फैटी एसिड इनएक्टिव कंडीशन में है। ठीक है, तब इसको जो है एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने के लिए इसमें जोड़ा जाता है कोएंजाइम ASH जोड़ा जाता है। और देख लेते हैं आगे। और जो है यह बदल जाता है किसकी उपस्थिति में? यहाँ पर जो है फैटी एसाइल को एंजाइम A, यहाँ एक एंजाइम काम करता है, फैटी एसाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज काम करता है। ठीक है, जिसके कारण यह जो को एंजाइम ASH है यह जो है फैटी एसाइल को एंजाइम ए में बदल जाता है। अब यह जो देखो यहाँ इनएक्टिव था, अब यह कैसे हो चुका है? अब देखो बच्चों कैसे हो चुका है, यह
अब जो है एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, मतलब आप लोग भी इनएक्टिव से अब क्या हो चुके हो, एक्टिव हो चुके हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एंजाइम काम नहीं करता है, यहाँ पर काम करता है एक जो है एटीपी मॉलिक्यूल भी यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, और देखो ये एटीपी है, एटीपी यूज होता है, इसको आप लोग याद करना है। जब बीटा ऑक्सीडेशन है तब कितना एटीपी यूज होता है, पूछा जाता है। तब जो है यह एटीपी एएमपी, देखो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस यह जो है पीपीआई में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पीपीआई को पायरोफॉस्फेट बोला जाता है, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो कितना एटीपी लग चुका ना बीटा ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड का, तो यह कितना ऑक्सीजन एटीपी लग चुका ना, एक एटीपी। लेकिन ये जो पायरोफॉस्फेट है, इस पायरोफॉस्फेट को तोड़ने के लिए भी यहाँ पर और एक एटीपी लगता है। ठीक है, देखो एक एटीपी और लगा रहे हैं, एटीपी, तो ये एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में यह जो है बदल जाता है। ठीक है, देखिए तब यह जो ये एटीपी बदला और ये पायरोफॉस्फेट अब किस में बदल जाता है। अब यह पायरोफॉस्फेट जो है एक फॉस्फेट प्लस इन और आईपी में चेंज हो जाता है। ये आईपी मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ठीक है, तो टोटल जो फैटी एसिड है उसमें कितना एनर्जी हम लोगों ने अभी खर्च कर चुका है, 2 एटीपी। एक एटीपी यहाँ पर, एक एटीपी इस पायरोफॉस्फेट को तोड़ने में लगा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को यूज कितना कर चुके हैं ना, 2 एटीपी, इसको याद करना है। कहां पर, साइटोप्लाज्म में यूज कर चुका है। किसको एक्टिवेशन करने के लिए, फैटी एसिड का। अब देखो यह जो फैटी एसाइल को एंजाइम है, यहाँ फैटी एसिड है लेकिन यहाँ एसाइल है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, फैटी एसाइल को एंजाइम ए। अब फिर भी जो यह है, यह फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया के जो लेयर है, जैसे कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाना चाहूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बनाना चाहूं, तो आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक, ये एक आउटर मेम्ब्रेन, देखो ये मैं आउटर मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, और जो है इस तरह से फोल्डेड जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, आप लोग जानते हैं इस तरह से फोल्डेड होता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब हम लोगों ने किसको बना दिया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल, ये दोनों मेम्ब्रेन को मैं, ये एक मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन और ये एक मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ शो कर दे रहा हूं, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, मोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, मीम हो गया, मोम और मीम। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है बीटा ऑक्सीडेशन, देखो बच्चों अभी बीटा ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है, सिर्फ हम लोग फैटी एसिड को अभी क्या किए हैं, एक्टिव किए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा, मैट्रिक्स में। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, तो अंदर में क्या होगा, अंदर में मैट्रिक्स होगा कि नहीं, ये अंदर में मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर भेजना है हम लोग को, किसको, इस जो फैटी एसिड को एंजाइम ए है इसको, ताकि इसका जो है बीटा ऑक्सीडेशन हो सके, क्योंकि लोकेशन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसको भेजने के लिए जो फैटी एसाइल है, ठीक है, इस फैटी एसाइल को कार्निटीन, साइटोसोल में एक आवारा मॉलिक्यूल जो है घूम रहा होता है, जिसका नाम क्या है, कार्निटाइन। ठीक, ये कार्निटाइन है, यह कार्निटाइन जो है के साथ बाइंड होना पड़ता है, किसको, फैटी एसाइल जो एक्टिव हो चुका है ना, एसाइल को एंजाइम ए। ठीक है, अब ये कैसे हो चुका है, एक्टिव, अब ये कैसे हो चुका है, एक्टिव। ठीक, अब यह एक्टिव हो चुका है। अब इसके साथ जब जुड़ जाता है तब यह किसमें बदल जाता है, यह एसाइल कार्निटीन, एसाइल कार्निटीन
में चेंज हो गया। अब फैटी एसाइल को एंजाइम किस में चेंज हो गया? एसिटिल एसाइल कार्नेटीन में बदल चुका है। यहाँ कैट 1 एंजाइम काम करता है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, क्या नाम है उसका? CAT कैट 1 एंजाइम काम करता है। और साथ ही यहाँ जो को एंजाइम ASH जो है वह यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये कहाँ चला जाता है? यहाँ पर क्या रिलीज हो जाता है? को एंजाइम ASH। अब यहाँ पर को एंजाइम ASH है, यहाँ पर ASH लिख भी सकते हैं। ठीक है, को एंजाइम ASH। तो देखो ये को एंजाइम ASH अब निकल गया, तो यह फिर से जो है यह दूसरे फैटी एसिड के क्या करेंगे? एक्टिव करने में हेल्प करता है, यह फिर से रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, अब एसाइल कार्निटीन जो है इस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से आराम से जा सकता है। अब क्या बन गया है? एसाइल कार्निटीन अब पूरी तरह एक्टिव है जाने के लिए। ठीक है, अब यह इस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है? कार्निटीन ट्रांसपोर्टर है। इस ट्रांसपोर्टर का नाम मैं लिख दे रहा हूं। इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? कार्निटीन ट्रांसपोर्टर। कार्निटीन ट्रांसपोर्टर ठीक है, कार्निटीन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, अब देखिए यह कार्निटीन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से यह जो एसाइल कार्निटीन है अब माइटोकॉन्ड्रिया के, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ चुका है। कौन आ चुका है? कार्निटीन ट्रांसपोर्टर है तो एसाइल कार्निटीन आ चुका है। कार है जैसे है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर है कार्निटीन, एसाइल कार्निटीन है, सॉरी एसाइल कार्निटीन अब अंदर आ चुका है। देखो अब एसाइल कार्निटीन अंदर आ चुका है। अब देखो एसाइल कार्निटीन से यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि एसाइल कार्निटीन से जो है जो कार्निटीन है वह जो है बाहर चला जाता है। ठीक है, वह क्या हो जाता है? एसाइल कार्निटीन है तो इस एसाइल कार्निटीन से जो है एसाइल कार्निटीन से जो कार्निटीन है कार्निटाइन यह अलग हो जाता है और यह कार्निटीन जो है फिर से यह कहाँ चला जाता है? यह साइटोसोल में चला जाता है, साइटोसोल में रिसाइकल हो जाता है। और देखो यह फिर से दूसरे फैटी एसिड को एंजाइम ए जो एक्टिव फॉर्म है उसको लाने में फिर से मदद करेगा। ठीक है, अब ये कार्निटीन चला गया, मतलब यहां से, और यहां पर साथ ही यहां पर जो है क्या ऐड होता है इस प्रोसेस में? यहां पर जो है को एंजाइम ASH, को एंजाइम AS फिर से यहाँ जुड़ता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ का जो फैटी एसिड है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखो फैटी एसाइल को एंजाइम A। ठीक है, जो कैसे फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव है। तो अब देखो यहां समझ में आ गया, एसिल कार्निटीन है उससे कार्निटीन अलग होके फिर से चला गया साइटोसोल में, और यहाँ पर जो है क्या हो गया? को एंजाइम ASH यहाँ पर ऐड हुआ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं को एंजाइम ASH। ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ गया और यह जो है फाइनली एसाइल कार्निटीन जो है कार्निटीन अलग होने के बाद किसमें चेंज हो गया? फैटी एसाइल को एंजाइम A में। अब इसी फैटी एसाइल को एंजाइम A का क्या होता है? एक्टिव फॉर्म है, इसी का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है। यह मैट्रिक्स में आ गया ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो इसी बीटा ऑक्सीडेशन होता है। यह जो है 4 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप? इसमें जो है ऑक्सीडेशन होता है, इस बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बाय FAD के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रेशन होता है, और क्या होता है? ऑक्सीडेशन बाय NADH, ऑक्सीडेशन फिर से होता है। और सारे स्टेप में जो है मुख्य स्टेप में ATP वगैरह जनरेट होते हैं, FAD वगैरह आपको देखने को मिलेगा, NAD। ठीक, ऑक्सीडेशन होता है 4 स्टेप में कंप्लीट होता है बीटा ऑक्सीडेशन। और अगला स्टेप है क्लीवेज बाय को एंजाइम ASH, क्लीवेज बाय को एंजाइम
ASH। यह 4 चरण में जो है बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड को एंजाइम का, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से जानेंगे। यह जो है पार्ट ए है। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह बहुत लंबा हो जा रहा है, मुझे जो है अपलोड करने में थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि डाटा भी मेंटेन करना पड़ता है, डाटा जल्दी अपलोड, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। और इसीलिए जो है मैं इस पार्ट को पार्ट 1 यही मानता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 जानेंगे, जिसमें कंप्लीट जो फैटी एसिड को एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ चुका है, उसका हम लोग सीरीज वाइज जो है बीटा ऑक्सीडेशन, ये चारों स्टेप को जानेंगे, और एटीपी कैलकुलेशन भी करेंगे, और साथ ही फॉर्मूला के द्वारा भी हम लोग जो है एटीपी कैलकुलेशन 1 मिनट में ही निकाल लेंगे कि कितना एटीपी यूज हुआ, और जो है कितना एटीपी जो है फैटी एसिड को एंजाइम के ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में बना। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से हम लोग को एटीपी मिलता है, साथ ही यह फैटी एसिड से भी हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसीलिए बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ओके।